नमस्कार, वंदे मातरम। आज अपनी चर्चा का विषय रहेगा सरकार। हमने इससे पूर्व स्थानीय सरकार के बारे में चर्चा कर ली थी। आज हम जानने की कोशिश करते हैं कि सरकार क्या है। सरकार और सरकार के जो स्तर है उसको हम जानने की कोशिश करेंगे। राज्य एक अमूर्त संस्था है, राज्य दिखाई नहीं देता है और राज्य को जो मूर्त स्वरूप प्रदान करती है, राज्य को मूर्त स्वरूप प्रदान करने वाली संस्था को हम किस नाम से जानते हैं? सरकार के नाम से जानते हैं। राज्य अपनी जो भी इच्छा होती है उस इच्छा की अभिव्यक्ति है वो सरकार के माध्यम से करता है। यानी राज्यों को अगर कोई कानून बनाता है तो वो कानून बनाने का जो काम किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है? सरकार के द्वारा किया जाता है। तो अब सामान्यतः ये मान लें कि राज्य को मूर्त स्वरूप प्रदान करने वाली संस्था को हम सरकार के नाम से जानते हैं। और सरकार के हम स्तरों की बात करें तो सरकार के 3 स्तर हैं। पहला स्तर है केंद्र सरकार। केंद्र सरकार ये पूरे देश की एक सामूहिक सरकार होती है जिसको हम केंद्र सरकार के नाम से जानते हैं। और दूसरे स्तर पर जो सरकार आती है वो आती है राज्य सरकार, जो राज्यों के स्तर पर काम करती है। और तीसरे स्तर पर जो सरकार आती है वो आती है स्थानीय सरकार। स्थानीय सरकार के बारे में हमारी चर्चा पिछले वीडियो के अंदर हो गई। थोड़ी सी चर्चा आज हम करेंगे केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बारे में। केंद्र और राज्य सरकार को हम पढ़ेंगे ना तो भारतीय संविधान का भाग 5 और भाग 6 कंप्लीट हो जाएगा 7 के अंदर। आज मैं तुलनात्मक दृष्टि से राज्य सरकार और केंद्र सरकार की चर्चा करूंगा। भाग 5 और 6 इसके साथ कंप्लीट हो जाएंगे और बाकी भारतीय संविधान में 22 भाग है तो अगले वीडियो के अंदर हम 22 जो भाग है उन प्रत्येक भाग की चर्चा कर लेंगे। केंद्र सरकार का जो प्रावधान है ये भारतीय संविधान के भाग 5 में है। भारतीय संविधान के भाग 5 के अंदर केंद्र सरकार का प्रावधान है। राज्य सरकार का जो प्रावधान है वो भारतीय संविधान के भाग 6 में है। कुल 22 भाग है जिसमें से 6ठे भाग में राज्य सरकार है। और स्थानीय सरकार का जो प्रावधान है वो भारतीय संविधान के भाग 9A में है या 9K कह दो, जिसकी चर्चा हम पूर्व कर चुके हैं। तो ये सरकार के 3 स्तर है। सबसे पहला स्तर केंद्र सरकार है जो पूरे देश की एक सामूहिक सरकार है। दूसरा राज्यों की अपनी सरकार है जिसको हम राज्य सरकार के नाम से जानते हैं। और तीसरा स्थानीय सरकार है जो लोगों के सबसे नजदीक का शासन है और जो विकेंद्रीकरण को मजबूत करता है। केंद्र सरकार से संबंधित जो अनुच्छेद है थोड़ी सी उसकी बात कर लेते हैं। केंद्र सरकार के अंदर जो अनुच्छेद प्रारंभ होते हैं वो अनुच्छेद 52 से प्रारंभ होते हैं। और ये अनुच्छेद 52 से लगा करके अनुच्छेद जो 151 तक आ जाएंगे ये केंद्र सरकार के अंदर आ जाएंगे। राज्य सरकार है वो भारतीय संविधान के भाग 6 में है। और राज्य सरकार के अगर अनुच्छेद की बात करें तो ये अनुच्छेद 152 से शुरू होंगे और ख़त्म होंगे अनुच्छेद 237 पर ख़त्म होंगे। ये आ जाएंगे दोनों के भाग। अनुच्छेद 152 से 136 तक भाग 6 है और भाग 6 है वो किससे संबंधित है? राज्य सरकार से संबंधित है। अनुच्छेद 52 से लगा करके 151 तक है वो केंद्र सरकार से संबंधित है और भारतीय संविधान के कौन से भाग में शामिल है? भाग 5 में शामिल है। अगर स्थानीय शासन के अनुच्छेद के बारे में चर्चा करें तो यह अनुच्छेद 243 तक था। और अनुच्छेद 243A से शुरू होकर के 243O तक तो पंचायती राज था। और फिर अनुच्छेद 243P से शुरू होकर के 243ZG तक चला जो शहरी शासन से संबंधित था। ये तो इनकी तुलनात्मक बात हो गई। केंद्र सरकार के 3 अंग होते हैं। केंद्र सरकार के 3 अंग होते हैं। जिस तरीके से केंद्र सरकार के 3 अंग होते हैं उसी तरीके से राज्य सरकार के भी 3 अंग होते हैं। और स्थानीय सरकार की हमने पहले बात कर ली है। फिर भी अपन स्थानीय सरकार की बात करें तो इसके 2 स्तर थे, एक तो पंचायती राज था और एक शहरी शासन था। इसके 3 अंग कौन कौन से केंद्र सरकार के?
और राज्य सरकार के 3 अंग कौन कौन से, उस पर थोड़ी सी अपन बात कर लेते हैं। केंद्र सरकार का जो पहला अंग है वो कहलाता है कार्यपालिका। क्या कहलाता है? कार्यपालिका। दूसरा अंग है जिसको हम कह सकते हैं व्यवस्थापिका। और केंद्र सरकार का तीसरा स्तर है जिसका नाम है न्यायपालिका। उसी तरीके से राज्य सरकार के भी नाम सेम ही है। राज्य सरकार में भी कार्यपालिका है, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका है। इसके अगर 2 स्तरों की बात करें तो एक ग्रामीण शासन कह दो और दूसरा है जिसको हम शहरी शासन कहते हैं। ठीक है, इस भाग की अपनी चर्चा पहले से हो चुकी है तो अपन इसकी चर्चा करते हैं। व्यवस्थापिका है जिसको केंद्र में व्यवस्थापिका को विधायिका के नाम से जाना जाता है और राज्य में भी व्यवस्थापिका इसको विधायिका के नाम से जाना जाता है। इसके अतिरिक्त जो व्यवस्थापिका है केंद्र में उसको संसद के नाम से जाना जाता है और राज्य की जो व्यवस्थापिका है उसको विधान मंडल के नाम से जाना जाता है। ये तो नाम हो गए। कार्यों की बात करें तो सरकार के केंद्र और राज्य दोनों स्तर के सरकारों के कार्य अंगों के कार्य सेम होंगे। जैसे कार्यपालिका है, कार्यपालिका कानूनों को लागू करती है। कार्यपालिका काम है कानूनों को लागू करना। व्यवस्थापिका का काम है कानून बनाना। कानून बनाना, देश में कानून बनाने वाली सबसे बड़ी संस्था कौन? संसद। और न्यायपालिका का कार्य है न्याय करना और जो कानून बनाए गए उन कानूनों की जांच करना। जो केंद्र के कार्य है ना वो कि वो उसी तरीके से राज्य सरकार के भी कार्य होंगे, ये भी कानूनों को लागू करेगी। राज्य के अंदर जो राज्य सूची के विषय है उस पर कानून बनाने का अधिकार विधानमंडल को होगा, तो ये कानून बनाएगी और इसका काम है न्याय करना और बनाए गए कानूनों की जांच करना। ये न्यायपालिका कार्य। तो सरकार के 3 अंगों के कार्य हो गए। कार्य तीनों अंगों के सेम है। जो कार्य केंद्र सरकार के अंगों के कार्य हैं वो कार्य राज्य सरकार के अंगों के कार्य भी सेम टू सेम है। अब शामिल कौन होता है इसकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। केंद्र की कार्यपालिका में जो ये एक और बात कर लेते हैं। केंद्र की कार्यपालिका में अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक आते हैं इसकी बात कर लेते हैं। केंद्र की कार्यपालिका के अंदर जो अनुच्छेद आएंगे, अनुच्छेद शुरू होंगे 52 से और अनुच्छेद 52 से लगा करके 78 तक जो चर्चा होगी वो केंद्र की कार्यपालिका की होगी। अगर व्यवस्थापिका की बात करें तो व्यवस्थापिका के अंदर जो अनुच्छेद शुरू होंगे वो 79 से शुरू होंगे और जो चर्चा होगी वो होगी अनुच्छेद 122 तक। और न्यायपालिका की जो केंद्र में चर्चा होगी वो शुरू हो जाएगी अनुच्छेद 124 से लगा करके अनुच्छेद 147 तक। इसके बीच में एक अनुच्छेद छूट गया, अनुच्छेद 123। जो अनुच्छेद 123 छोड़ा गया है वो राष्ट्रपति की अध्यादेश संबंधी शक्ति है, इसलिए इसको छोड़ा गया था। यहाँ पर जो राज्य की कार्यपालिका उसके अनुच्छेद की चर्चा कर ले। राज्य की कार्यपालिका जो शुरू होगी अनुच्छेद 152 से हो रही और अनुच्छेद 152 के अंदर राज्य शब्द को परिभाषित किया गया। तो यहाँ पर राज्य की कार्यपालिका वो शुरू होगी अनुच्छेद 153 से और अनुच्छेद 153 से शुरू होकर के अनुच्छेद 167 तक चर्चा होगी कार्यपालिका की। फिर आती है व्यवस्थापिका की। व्यवस्थापिका की राज्य की व्यवस्थापिका की जो चर्चा शुरू होगी वो अनुच्छेद 168 से शुरू होगी और अनुच्छेद 212 तक चलेगी। अनुच्छेद 213 के अंदर फिर से क्या आ जाता है, फिर से राज्यपाल के अध्यादेश संबंधी शक्ति आ जाती है और राज्य की न्यायपालिका है इसकी चर्चा शुरू होगी अनुच्छेद 214 से और अनुच्छेद 214 से लगा करके खत्म हो जाएगी 237 तक खत्म हो जाएगी। तो ये रहेगी अपनी सामान्यतः केंद्र और राज्य सरकार की तुलनात्मक चर्चा।
इससे थोड़ा सा आसान ये हो जाता है कि जब हम किसी भी चीज़ को तुलनात्मक दृष्टि से लेते हैं तो हमारे लिए वो याद करना थोड़ा सा आसान हो जाता है। इसलिए मेरा ये प्रयास था कि केंद्र और राज्य सरकार दोनों की तुलनात्मक अपन थोड़ी चर्चा कर लेते हैं, ताकि इससे संबंधित अनुच्छेद है वो भी याद हो जाए और अनुच्छेद के साथ साथ भाग 5 और 6 है वो भी कंप्लीट हो जाए। राज्य की कार्यपालिका में शामिल कौन कौन होता है? केंद्र की कार्यपालिका, केंद्र की कार्यपालिका के अंदर एक जो शामिल होंगे वो होंगे राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के बाद दूसरे व्यक्ति शामिल होंगे वो होंगे उपराष्ट्रपति, और उपराष्ट्रपति के साथ शामिल होंगे वो होंगे प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री के साथ जो शामिल होंगे होगी मंत्री परिषद, मंत्री परिषद शामिल होगी। अगर हम व्यवस्थापिका की बात करें, विधायिका की यानी संसद की, तो संसद के 2 सदन होते हैं। भारत में द्विसदनात्मक संसदीय व्यवस्था को स्वीकार किया गया है, जिसके अंतर प्रथम सदन है वो है लोकसभा। प्रथम सदन है वो लोकसभा है, जिसको निम्न सदन के नाम से भी जाना जाता है, और द्वितीय सदन है वो है राज्यसभा। फिर न्यायपालिका की बात करें तो केंद्र में न्यायपालिका के सर्वोच्च स्तर पर आता है वो आता है सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय आता है। इसमें भी हम अनुच्छेद की बात कर लेते हैं। राष्ट्रपति का जो प्रावधान है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 53 में है। अनुच्छेद 53 के अनुसार भारत में एक राष्ट्रपति होगा, और अनुच्छेद 77 के अनुसार भारत सरकार के जो समस्त कार्य वो किसके नाम से किए जाएंगे? राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे। उपराष्ट्रपति का जो प्रावधान है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 63 में है। मंत्रिपरिषद का जो प्रावधान है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 में है। राष्ट्रपति को सहायता देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, जिसका प्रमुख कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। तो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद का प्रावधान है वो अनुच्छेद 74 में, लेकिन प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति है वो अनुच्छेद 75 के द्वारा की जाती है, और प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति है वो किसके द्वारा हो रही है? राष्ट्रपति के द्वारा हो रही है। अब लोकसभा और राज्यसभा की तुलना कर ले। लोकसभा का जो प्रावधान है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 81 में है, और राज्यसभा का जो प्रावधान है वो भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के अंदर है। सर्वोच्च न्यायालय की बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय का जो प्रावधान है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 में है, अनुच्छेद 124 के अंदर है। तो ये तो हमारा ढांचा है वो किसका ढांचा है? केंद्र सरकार का। जब हम केंद्र सरकार की चर्चा करते हैं तो हम राष्ट्रपति से शुरू करते हैं, और इस तरीके से सरकार के तीनों अंगों को हम पढ़ते हैं। अगर हम राज्य की कार्यपालिका, राज्य की सरकार की चर्चा करते हैं तो राज्य की कार्यपालिका में शामिल कौन कौन होता है इसकी चर्चा कर लेते हैं। राज्य की कार्यपालिका में एक तो राज्यपाल होंगे, राज्यपाल, राज्यपाल के बाद होंगे मुख्यमंत्री, और मुख्यमंत्री के बाद होंगी मंत्रिपरिषद। अगर ये केंद्र की मंत्रिपरिषद होगी तो लिखा होगा केंद्रीय मंत्रिपरिषद, और राज्य की मंत्रिपरिषद होगी तो इसके आगे लिखा होगा राज्य की मंत्रिपरिषद। फिर अपन चर्चा कर लेते हैं व्यवस्थापिका या विधानमंडल की। जिस तरीके से केंद्र के अंदर व्यवस्थापिका और विधानमंडल के 2 सदन थे, लोकसभा और राज्यसभा, उस तरीके से राज्य की व्यवस्थापिका यानी विधानमंडल के भी 2 सदन है। कौन कौन से? एक तो विधानसभा, विधानसभा, और दूसरी है वो है विधान परिषद, विधानसभा और विधान परिषद। विधानसभा का जो प्रावधान है ना वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 में है, और विधान परिषद का जो प्रावधान है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 171 में है। यह अनुच्छेद 179 बीच में छूटा है। 179 वाला एक अनुच्छेद, 69 वाला एक अनुच्छेद है वो छूटा है 69 का। अनुच्छेद 69 ये प्रावधान करता है कि विधान परिषद होगी या नहीं। विधान परिषद का निर्माण और समाप्ति का जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 169 के अंदर था, जिसकी अपन ने यहाँ पर चर्चा नहीं की। राज्यपाल के अनुच्छेद के बारे में चर्चा करें तो अनुच्छेद 153 के अनुसार प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। हालांकि 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा ये संशोधन भी कर दिया गया कि एक व्यक्ति को एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल है वो भी बनाया जा सकता है।
मुख्यमंत्री राज्य की मंत्रिपरिषद का जो प्रावधान है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 163 में है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 163 के अनुसार राज्यपाल को सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी और जिसका जो प्रमुख होगा वो कौन होगा? मुख्यमंत्री। और अनुच्छेद 164 के अंदर मुख्यमंत्री की नियुक्ति का प्रावधान है। अनुच्छेद 164 के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति है वो राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाएगी। अगर हम यहाँ न्यायपालिका की बात करें तो राज्य में सबसे बड़ा न्यायालय है वो उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय। और उच्च न्यायालय का जो प्रावधान है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद कौन से में? अनुच्छेद 214 के अंदर उच्च न्यायालय का प्रावधान है। या 2-3 चीजें देख लो, यहाँ 124 के अंदर सर्वोच्च न्यायालय और 214 के अंदर कौन सा? उच्च न्यायालय। हुआ क्या है, ये जो एक लिखा हुआ था ये बीच में आ गया, ये थोड़ा दोनों तुलनात्मक दृष्टि से ध्यान रख लेना। 124 में सर्वोच्च न्यायालय है और 214 में उच्च न्यायालय। इस तरीके से 2 अनुच्छेद बीच में और चले थे जो अपन ने छोड़े हैं, इसमें चर्चा नहीं की। एक तो अपन ने अनुच्छेद 123 को छोड़ा था और एक अनुच्छेद अपन ने 213 को छोड़ा था। 123 के अंदर जो प्रावधान है ना वो राष्ट्रपति का अध्यादेश है, राष्ट्रपति का अध्यादेश है। और अनुच्छेद 213 के अंदर है ना, अनुच्छेद 213 के अंदर राज्यपाल का अध्यादेश है, राज्यपाल का अध्यादेश है। ये एक जैसे मिलते हुए इसलिए दोनों थोड़े बराबर लिख लें ताकि आसानी से याद हो जाए। और 2 एक ये और मिलने वाला था, अनुच्छेद 124। अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय और अनुच्छेद 214, अनुच्छेद 214 के अंदर है वो है उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट। ये 4 अनुच्छेद एक जैसे मिलते हुए इनको ध्यान रख ले। तो ये भारतीय संविधान का भाग 4 और भाग 5 और भाग 6। जो BSTC और PTT वाले के वर्तमान के बैच चल रहे हैं जिसके अंदर ये जो व्यवस्थापिका है ना वो उनका एक पार्ट है। यहाँ से पहले कुछ सवाल पूछे गए तो चलते हैं नेक्स्ट अपन व्यवस्थापिका पर भी चर्चा कर लेंगे। थोड़ा सा आपसे उम्मीद रखता हूँ कि कैसी लगी क्लासें, ये बताते जरूर रहे। मैं थोड़ी थोड़ी चर्चा आपके सामने लेकर के आता रहूँगा कि मेरे लिए ज़रूरी चीज़ ये है कि आप फीडबैक देते रहें। बिना फीडबैक के मुझे भी ऐसा लगता है कि मैं सिर्फ अकेला बोल रहा हूँ, इसलिए थोड़ा बहुत आप फीडबैक देते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।